नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की यादगार कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय लेखिकाओं में अग्रगण्य मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी कितनी कैदें। ये कहानी सन 1972 में प्रकाशित हुई थी। तो शुरू करते हैं मृदुला गर्ग जी की कहानी कितनी कैदें। चलो नीचे चलें। नीचे जाकर क्या होगा? क्या होगा? नदी के भीतर 75 फुट पहुंच जाएंगे और क्या। नहीं नहीं, सुनकर ही दम घुटता है। कमाल है, पानी के अंदर छलांग लगाने को थोड़े कह रहा हूं कि दम घुटता है। लिफ्ट से जाएंगे, वहां जमीन ही तो है। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो ना प्लीज, जरा तुम भी तो देखो मैं कहाँ काम करता हूँ। सच बड़ा मजा आएगा। अच्छा, पर टॉर्च ले लें और थर्मस में पानी। अरे भाई, वहाँ बिजली लगी हुई है, लंबी चौड़ी गलियाँ बनी हैं। खैर, तुम्हें लेना है तो ले लो। टॉर्च और थर्मस लेकर मनोज और मीना लिफ्ट पर पहुँचे। और कोई नहीं था। रात के 8 बजने को आए थे। मनोज ने अपना आइडेंटिटी कार्ड और मीना के लिए पास लिफ्टमैन को दिखलाया और बोला, मैं खुद चला लूँगा, तुम यहीं रहो। खट से दरवाज़ा बंद हुआ और लोहे का पिंजरा इशारा पाते ही तेजी से नीचे जाने लगा। मीना ने सिर हाथों में थाम लिया। हमेशा की तरह बंद जगह आकर उसका सिर घूमने लगता था। उबकाई आ रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। लग रहा था जीवित उसे कफन में बांधकर नीचे फेंक दिया गया हो। किसी तरह दरवाज़ा तोड़ बाहर खुली हवा में भाग जोर जोर से सांस ले सके। कुछ देर यूं ही बंद रहना पड़ा तो वह उस लोहे के कटघरे की दीवारों पर सिर दे मारेगी। पता है, कोयना बांध की नींव 100 फुट से गहरी डली है नदी के भीतर। बताओ तो वहाँ क्या है? मनोज उत्साह से कह रहा था। पता नहीं, मीना ने उबकाई रोक कर कहा। जमीन और क्या, वो हंस पड़ा। नदी को चीर कर हम जमीन पर जा रहे हैं, पाताल लोक। क्या समझी? मीना चुप रही। पाताल लोक की स्त्रियां बहुत सुंदर मशहूर हैं ना? पता नहीं। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, पाताल लोक की सुंदरी। लिफ्ट खट से रुक गई। मनोज की कामुकता के बोझ से लाल आंखें उस पर टिकी हुई थीं। एक बार सायास वे उसके सिर से पैर तक झूमी। जहाँ जहाँ पड़ी उसका शरीर सिकुड़ता गया। दरवाज़ा खोलो ना, उसने संत्रस्त अनुरोध भरे स्वर में कहा। मनोज उसे देखता रहा। अगर यहीं प्यार करें तो? उसने फुसफुसा कर कहा। दरवाज़ा खोलो। जरा सोचो, जमीन के गर्भ में हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं, बस हम दो या एक। हमारे कहीं बहुत ऊपर पानी हिलोरे ले रहा है, बहुत बहुत ऊपर। है ना परिदेश का समा? तुम हो पाताल लोक की अनिंद्य सुंदरी राजकुमारी और मैं पृथ्वी का सौदागर, जिसे मगर मछली निगल गई है। अभी अभी उसका पेट चीर कर बाहर निकला तो तुम दिखलाई दे गई। मैं बेकाबू हो उठा। कहते कहते मनोज ने उसके कंधे पकड़ लिए और खींचकर उसे बाहों में कस लिया। क्यों, है ना रोमांटिक बात? उसने कहा। मुझे छोड़ो, छोड़ो ना, मीना ने हांफते हांफते कहा। मेरा दम घुट रहा है। ओफो, दरवाज़ा खोल दो। मीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। दहशत से कांपते स्वर में उसने कहा, मुझे सांस तो ले लेने दो। लो, मारे गुस्से के मनोज ने एक हाथ मारकर दरवाज़ा खोल दिया। मीना बाहर भाग गई। अजीब औरत हो तुम। मनोज ने बाहर आकर दरवाज़ा धड़ाक से दे मारा। अब तो नई दुल्हन भी नहीं रह गई। तुम्हें तो हर वक्त यही सूझता है। मीना अभी तक बदहवास थी। हर वक्त? जब से कश्मीर से लौटे हैं हर वक्त तुम गर्मी की रट लगाए रहती हो। हर वक्त खाक। पर अब यहाँ? कश्मीर में सोचता था नई नई बात है, हनीमून पर बहुत सी लड़कियां घबराई रहती हैं, पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाती। पर बात क्या है मीना, तुम्हें प्यार करना अच्छा क्यों नहीं लगता? कितनी रोमांटिक जगह क्यों ना हो, तुम पर कोई असर ही नहीं। मीना चुप रही। तुम्हारी कोई समस्या है तो मुझे बतलाओ, मैं तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ। तुम्हारे सुखी होने से ही मैं पूरी तरह सुखी हूँगा। मीना ने मुंह फेर कर चारों ओर देखा। दोनों तरफ दूर तक जा रही लंबी सकरी गलियां, बिजली के मध्यम प्रकाश में कुछ दूर जाकर आपस में मिलती उनकी परछाइयाँ, उसकी परछाई पर पीछे से चढ़ बैठी मनोज की परछाई। अजगर के गर्भ में दो प्राणी या एक। उसकी सांस फिर घुटने लगी।
एक बार अपने को बहने दो, सच बड़ा मजा आएगा। मनोज के स्वर में आग्रह था। एक नई थ्रिल, तुम्हारे लिए एक नई थ्रिल। उसका शरीर जोर से कांप उठा। नॉनसेंस, सब खुदगर्जी है और उसके लिए घुटन, बस अंत तक। ये भी सीखने से आता है, मनोज गर्व सहित कह रहा था। बिना प्रैक्टिस आदमी किसी कला या खेल में माहिर नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके स्वर में वही दंभ का भाव उभर आया था जो कोयना बांध की गहराई या चौड़ाई बतलाते समय आ जाता था। मीना ने हिकारत के साथ कहा। के मायने? मीना चुप रही। इस तरह करने का मतलब क्या है, बोलती क्यों नहीं? मनोज का चेहरा तमतमा उठा था। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, बतलाती क्यों नहीं? मनोज चिल्ला पड़ा। अच्छा, तुम्हें प्यार करना आता है? क्या आता है? जरूर आता है। तब ठीक है। क्या कहना चाहती हो तुम? मनोज तिलमिलाकर चीखा। अभी देखना चाहती हो? तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं, मीना ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे नहीं आता या तुम खुद पत्थर हो? तुम्हारे साथ? क्या? तुम्हारे संग मुझे कुछ महसूस नहीं होता? कुछ नहीं, मीना ने तीखेपन से कहा। क्षण भर के लिए मनोज हतबुद्धि रह गया, फिर चिल्लाकर बोला। तुम क्या जानती हो कौन सा तुम्हें 150 ने प्यार किया है? मीना हल्के से मुस्कुराई। किसी ने किया है? कोई और भी? बोलती क्यों नहीं? मनोज ने एक कदम आगे बढ़कर उसके कंधे कसकर दाब लिए और जोर जोर से झकझोरने लगा। बोलो, उसने चाबुक जैसे स्वर में कहा। मीना को लगा उसके हाथ उसकी गर्दन के बहुत करीब हैं। करीब क्या, गर्दन पर हैं, बस एक बार दबोचने से। उसने एक नज़र उसके तमतमाए चेहरे को देखा, फिर चारों ओर फैले सन्नाटे को। डर के मारे उसकी जबान लड़खड़ा गई। ना ना, नहीं, मैं तो तुम्हें खिजा रही थी। मनोज के हाथ ढीले पड़ गए। उसने उसके कंधे हिलाना छोड़ उसके पीले डरे चेहरे पर आंखें गड़ा दी। मैं बहुत घबरा गई थी, मीना ने कहा। क्यों? तुम जानते हो, बंद जगहों पे मेरी सांस घुटने लगती है। उसका स्वर आंसुओं से भीग गया। ये तो बंद जगह नहीं है। आंसू देखकर मनोज का स्वर कुछ कोमल पड़ गया। इतनी चौड़ी गली है? पता नहीं, मुझे डर लगता है। पर क्यों? अच्छा, अगर ये दीवार टूट जाए तो? पर टूटेगी क्यों? मुझे लगता है हम चूहों की तरह बिल में बंद हैं, जरा कुछ हुआ नहीं कि यहीं दफन हो जाएंगे। पर होगा क्या? मुझे नहीं मालूम। मान लो पानी भीतर घुस आए। पानी? पानी यहाँ कहाँ आएगा? पानी तो यहाँ से 60-70 फुट ऊपर है। ऊपर? हमारे ऊपर पानी है? हाँ। यहाँ से चलो प्लीज़, प्लीज़। उसके चेहरे की नसें सिकुड़ गईं, जिससे मुंह पर बंदर जैसा भाव आ गया। उसकी हालत पर मनोज को हंसी आ गई और दया भी। तुम भी कमाल हो। खैर चलो, पर जाने से पहले किस तो दे दो। उसने एक लंबी सांस लेकर अपने को तैयार किया और मनोज के कठोर, लंबे और श्वासावरोधी चुंबन को किसी तरह सह लिया। लिफ्ट में आकर एक लंबी सांस छोड़ वो थर्मस खोल गिलास भर पानी घटाघट पी गई। ऊपर पहुंचने तक घुटन को कुछ देर और सहना था। ठीक हो ना? मनोज ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, लिफ्ट कुछ धीरे नहीं चल रही? नहीं तो? कहीं अटक गई तो? अव्वल तो अटकेगी नहीं, और अटक गई तो इतने मिस्त्री हैं बांध के भीतर, जरा सा देर में ठीक कर देंगे। बिजली चली गई तो? तो कुछ देर में आ जाएगी। उतनी देर में मेरा दम घुट जाएगा। उसके स्वर में फिर संतरास उभर आया। पहले जाने तो दो। मनोज हंस दिया। अब पहुंचने वाले हैं, एक मंजिल और है। उसने कुछ खुलकर सांस छोड़ी थी कि तेज धक्का लगने से एकदम मनोज के ऊपर आ गिरी। लिफ्ट का पिंजरा सीखचों के बीच बच्चों के हिंडोले की तरह झूल रहा था। मीना की तेज चीख के साथ घुप अंधेरा हो गया। लिफ्ट का कटघरा फिर एक बार झूलकर स्थिर हो गया। मनोज, क्या हुआ? मीना और जोर से चीखी। कुछ नहीं, मनोज ने अपना स्वर संतुलित रखते हुए कहा। शायद बिजली चली गई, डरने की कोई बात नहीं है। टॉर्च, टॉर्च, टॉर्च जलाओ। मीना की आवाज़ में हिस्टीरिया के लक्षण थे। फौरन टॉर्च जल गई। अभी आ जाएगी, इतना परेशान मत हो। मनोज ने उसकी कमर को अपनी बाह से घेर लिया, हल्के से, बिना दबाव डाले।
पानी पानी भीतर आ रहा है। वाकई दीवार से पानी के टकराने की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो, हम डूब जाएंगे। दरवाज़ा कैसे खुलेगा? लिफ्ट बीच में अटकी हुई है। मनोज ने एक बार दरवाज़ा खोलने का निष्फल प्रयत्न करके कहा, कुछ देर धीरज रखो। नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, अभी बाहर जाना है। मीना ने उसकी कमीज सामने से कसकर पकड़ ली और उसे झकझोर कर जोर से चीखने लगी। पागल हो गई हो? अभी बिजली आ जाएगी और पानी बांध के बाहर है। अब उसकी समझ में आ गया था, लिफ्ट काफ़ी ऊपर पहुंच गई है और बाहर पानी है। दीवारों से टकराते पानी की आवाज़ हमेशा से तेज मालूम पड़ रही है और वो अंधेरे और सन्नाटे के कारण है, कुछ घबराहट के कारण भी। ये क्या है? सहसा मीना स्थिर खड़ी रह गई। मनोज ने भी सुना था कि वो पानी की आवाज़ नहीं थी, कगार टूटने की थी, पर उससे उत्कट बाढ़ आने पर बांध टूटते उसने देखे हैं, सुने भी हैं। ये शोर कुछ कुछ वैसा था, उससे अधिक भीषण। उसकी मूँछों पर पसीना आ गया। फिर भी उसने संयत स्वर में कहा, कुछ नहीं है, बाहर जो आवाज़ हो रही है वो मशीनों की होगी। फिर वही शोर। मीना एकदम उससे लिपट गई। भूचाल! वो होशो हवास खोकर चिल्लाई, भूचाल! नहीं नहीं, मनोज ने कहा। हाँ, अभी छत गिरेगी, तुम देखना, हम घुट पिस कर मरेंगे। नहीं मीना, कोयना में कभी भूचाल नहीं आता, कभी आता ही नहीं। आता है, जरूर आता है। लिफ्ट कैसे हिली थी कि नहीं, बोलो। जरा शांति से काम लो। तुम ही मुझे यहाँ लाए थे, क्यों लाए थे तुम मुझे? क्यों? क्यों? मीना पूरी तरह हिस्टीरिया की पकड़ में थी। उसकी चीखों पुकार बाहर का कुछ सुनने नहीं दे रही थी। मनोज जानना चाहता था बाहर क्या हो रहा है। चुप रहो, उसने कहा, जरा देर के लिए चुप रहो। दरवाज़ा तोड़ो, दरवाज़ा तोड़ो। तब मनोज के सोए दिमाग ने हरकत की और उसने मीना के गालों पर तड़ तड़ तमाचे जड़ने शुरू कर दिए। बहुत बार सुन चुका है कि हिस्टीरिया का यही इलाज है। पहले एक बार वो जोर से चीखी, फिर चीखें सिसकियों में बदल गईं। वो वहीं लिफ्ट के फर्श पर गिर पड़ी और सुबकियां भरने लगीं। मनोज उसके बराबर फर्श पर बैठ गया और शांत पर सख्त स्वर में बोला, मीना, अभी सब ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। यहाँ काफ़ी जगह है, हम आराम से लेट बैठ सकते हैं। अब हम नहीं बचेंगे, मीना ने सुबकते सुबकते कहा। नॉनसेंस। और सुनो, अब मैं टॉर्च बुझा रहा हूँ, यूँ बैटरी फूकने का कोई फ़ायदा नहीं है। टॉर्च के बुझते ही एक झटके के साथ मीना उससे लिपट गई। उसका पूरा बदन बेतहाशा काँप रहा था। सांस यूँ फूल रही थी जैसे 10 मील की दौड़ लगाकर आई हो। मनोज का हाथ उसकी छाती के नीचे आ गया। तेज धड़कन यूँ महसूस करा रही थी जैसे छाती के नीचे न जाकर ऊपर ही ऊपर उठ रही हो। उसका मन हुआ उसे गोद में लेकर दुलारे, प्यार करे, पर यह सोच कर कि कहीं वो और न घबरा जाए, चुप बना रहा। सहसा उससे सटी सटी मीना उठकर बैठ गई। क्या है? उसने पूछा। अंधेरे में लगा जैसे मीना कपड़े उतार कर फेंक रही है। ये कैसे हो सकता है? बाहें फैला रही होगी या अंगड़ाई ले रही होगी, पर आखिर वो कर क्या रही है? टॉर्च का बटन दबा दिया। देखा, मीना सब कपड़े उतार चुकी। टॉर्च की रोशनी में उसकी सिकुड़ी खाल ऐसी लगी जैसे आतंक और हिस्टीरिया के कारण सिकुड़ गई हो। भय से विस्फारित उसकी आंखों में एक अद्भुत विक्षिप्त मदहोशी का भाव है। दांतों के नीचे भिजकर सूज आए होंठ खुलकर फैले हैं, जिससे दांत कुछ बाहर को निकल आए हैं। भय और वासना के मिश्रण से उसका चेहरा विभत्स बन गया है। टॉर्च जलने पर उसका पूरा शरीर एक बार जोर से थरथराया और फिर वेग सहित मनोज के ऊपर गिर पड़ा। फौरन मनोज ने टॉर्च बुझा दी। उसका चेहरा वो नहीं देखना चाहता। मीना के बराबर में लेटते लेटते मनोज को हंसी आ गई। कहाँ गुलमर्ग और पहलगाम और कहाँ ये, ना फूलों से सजी सेज, ना डनलप पिलो का मुलायम गद्दा, ना एयर कंडीशनर लगा ठंडा कमरा, लिफ्ट का सख्त गर्म और गंदा फर्श। तमाम वक्त मीना की हरकतें उसे गहरे आश्चर्य से भरती रही थीं। ये सब कहाँ छिपा रखा था उसने? तो शायद यही सच है, हर स्त्री बलात्कार चाहती है। उसने जो थप्पड़ लगाए थे उन्हीं के कारण। अब पहले पहल मनोज को चिंता सताने लगी। बिजली कब आएगी? कहीं सचमुच भूचाल तो नहीं आया था? बांध की दीवारों में दरार पड़ने पर पानी भीतर आ गया तो? हे भगवान, क्या वे सचमुच चूहों की तरह दबकर मरेंगे? वो भी अब?
उसने उठकर दरवाजे से कान लगा दिए, ध्यान से सुना। लगातार पानी की एकसुर फटफट आवाज़ आ रही थी। भीषण शोर अब नहीं है। क्या पानी भीतर घुस रहा है या घुस चुका? भीतर बह रहा है, लिफ्ट के दरवाजों से टकराकर। दरवाजों में दरार तक नहीं है जिससे बाहर देखा जा सके। तब क्या दरवाज़ा तोड़ डाले? टॉर्च जलाई तो पास पड़ी मीना चमक उठी। आश्चर्य, उसके चेहरे पर शांति है या शायद थकावट? कुछ देर सो क्यों नहीं लेते? उसने धीरे से कहा। आश्चर्य, उसका सर संयत है, कम से कम निर्त्तेजित तो है ही। ठीक हो? मनोज ने पूछा। हाँ, आओ सो जाओ। मनोज ने देखा लोहे के दरवाजे को तोड़ना आसान काम नहीं है, वो भी बिना किसी औजार के। वो बहुत थका है, आंखें नींद से बोझल हो रही हैं। मीना ठीक कह रही है, कुछ देर सोया जाए, शायद बिजली आ जाए, बस कुछ देर और। वो टॉर्च बुझाकर चुपचाप लेट गया। आंख खुली तो पूरा बदन काठ हो रहा था। नीचे हाथ रखा तो सख्त फर्श, तभी ना कमर तख्ता हो रही है। आदतन बेड स्विच के लिए हाथ बढ़ाया तो टॉर्च का बटन दब गया। समझ में आया कि वे अभी तक लिफ्ट में हैं। माथे पर पसीना आ गया। घड़ी देखी, 8। 11:30 घंटे से वे लिफ्ट में हैं। आखिर हुआ क्या है? मीना की बात ही ठीक है, वे जिंदा कब्र में दफन हैं। भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरेंगे। ये कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ करना होगा, किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। कुछ करना होगा, वो बुदबुदाया और दरवाजे को टटोल टटोल कर देखने लगा। कहाँ चोट करने से खुल पाएगा? पता न चला तो लिफ्ट के दूसरे सिरे तक दौड़कर कंधा उस पर दे मारा। 1 2 3 बार। ये सब बेकार है। मीना की निष्प्राण शांत आवाज़ आई। क्या? वो उसकी ओर घूम गया। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बेकार है, उसने लेटे लेटे सपाट स्वर में कहा। वो समर्पण कर चुकी, उसे और नहीं लड़ना, अब मौत का इंतज़ार है। आशा और अनिश्चय की परिधि से बाहर आने पर अद्भुत सुख शांति का अनुभव होता है। वो जानती है, वैसे ही जैसे हिस्टीरिया के बाद बेहोशी आने पर। नहीं, बेकार कैसे है, कुछ तो करना है। मनोज अभी लड़ना चाहता है। चिंता और आशा के चाबुक खाकर भी वो जी जान से दरवाजे से जा भिड़ा। धक्के पर धक्के मारने लगा। पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। सांस फूल गई। दरवाज़ा खुलने की आशा जैसे जैसे कम होती गई, उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती गई। धक्के और जोरदार होते गए। आखिर एक धक्के की झपेट में वो नीचे आ गिरा और हाथों में सिर देकर बैठ गया। पानी पी लो। मीना ने थर्मस से गिलास में पानी डालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने चुपचाप पी लिया और दोबारा मीना के बराबर में लेट गया। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने तनिक कटुता से कहा और कहकर लज्जित हो गया। नहीं, मीना ने शांत स्वर में कहा। डर, लज्जा, फरेब सभी समाप्त होने को हैं। मरने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। लगी हो? हाँ, रात से। इसलिए तुमसे अपनी पूरी बात कहना चाहती हूँ। सुनोगे? कहो। मनोज के लिए सुनना न सुनना दोनों बराबर थे। मुझसे विवाह करके पिछले 2 महीने से तुम असंतुष्ट रहे हो। नहीं नहीं, मनोज ने बीच में कहा। कम से कम अब हम सच बोल सकते हैं मनोज। तुम असंतुष्ट थे, होना ही था, पर मेरे पास कोई उपाय नहीं था। तुम्हारे करीब आते ही मेरी सांसें बंद होने लगती थीं। पूरा जोर लगाकर मैं डूबने से बचने का प्रयत्न करती, कहीं दम घुटने से मर न जाऊं। उसके सिवा मुझे कुछ महसूस नहीं होता था, न पुलक न चाह। मीना चुप हो गई। आई एम सॉरी, मनोज ने कहना शुरू किया। मैं पूरी कोशिश करता था। नहीं, मीना बीच में बोल पड़ी। तुम्हारा कसूर नहीं था। उसकी गांठें मेरे भीतर लगी थीं, वही तो कहना चाहती हूँ। ठहरो, शुरू से कहती हूँ। 2 वर्ष हुए जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, बीए के दूसरे वर्ष में। तब मीना चुप हो गई, फिर जरा ठहर कर बोली। मैंने जब कॉलेज में दाखिला लिया तो एकदम घरेलू किस्म की लड़की थी। मेरे माँ पिताजी को ना फैशन पसंद था, न लड़कों से मेल जोल। पिताजी मेरा कॉलेज में पढ़ना बेकार समझते थे, पर माँ का ख्याल था बिना बीए किए अच्छा लड़का नहीं मिलता। मेरा विवाह उनके लिए जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। अच्छा अमीर घर, खूब कमाऊ लड़का। सिर्फ इसी ख्याल से उन्होंने पिताजी को मेरे फैशनेबल कॉलेज जाने के लिए राजी कर लिया था। इसी ख्याल से
वे मुझे फैशनेबल लड़कियों से मेलजोल रखने से मना नहीं करती थीं, बल्कि उत्साहित करती थीं। उनकी योजना थी कि मैं फैशनेबल, चुस्त और अंग्रेजी बोलने में निपुण हो गई तो बीए में पढ़ते पढ़ते कोई काम का लड़का फंस जाएगा, यानी उनका लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। नए नए हेयर स्टाइल, तरह तरह के कपड़े, फर्राटे से अंग्रेजी बोलना, पार्टियों में भाग लेना, इन सब से माँ खूब खुश होती थीं। उनके दिमाग में वे सब बातें आ ही नहीं सकती थीं जो इनके अलावा कॉलेज में चला करती थीं। मैं उन्हें बतलाने वाली थी नहीं। उन्होंने मुझे सख्त ताकीद कर रखी थी कि लड़कों से मेल जोल न रखूं, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उस तरह की घुमक्कड़ लड़कियों को कभी अच्छा लड़का नहीं मिलता। इसके अलावा अगर उन्हें किसी ऐसी वैसी बात का पता चला तो वे मेरी टांगें तोड़ कर रख देंगी। वैसे उन्हें कोई डर नहीं है। जब माँ खराब ना हो तो लड़की कैसे खराब हो सकती है। यही 2-3 बातें वे कहती रहती थीं। ये समझ लो, माँ अपनी दुनिया में रहती थीं और मैं अपनी। एक दूसरे को अपने बारे में समझाना मुश्किल था, शायद समझाना चाहना भी मुमकिन नहीं था। फिर भी माँ की सिखाई पढ़ाई का कुछ असर जरूर हुआ। शुरू शुरू में मैं लड़कों से कतराती रही, कॉफ़ी हाउस तक जाने में आनाकानी करती, पर जल्दी मैंने समझ लिया कि इस तरह मैं फैशनेबल लड़कियों के गुट में आने से रही। वे मुझे बहन जी, बॉडम, बेचारी, यही सब कहकर पुकारती थीं। मेरे पास आने पर उनका हंसना बोलना रुक जाता और वे एक दूसरे से आंखें मारकर धीरे धीरे मुस्कुराती। मैं तिलमिला जाती, उनमें पूरी तरह मिल जाने के लिए बेकरार हो उठती। किसी तरह गुट की परिधि रेखाओं पर न मंडराती रहकर उनकी अंतरंग बन पाऊं, यही मेरा लक्ष्य बन गया। धीरे धीरे मैं उनसे घुली मिली ही नहीं, आगे भी निकल गई। हमारे गुट में करीब 10-12 लोग थे, 5-6 लड़कियां और उतने ही लड़के। कुछ लड़कियां हॉस्टल में रहती थीं और बाकी हम जब तब वहीं रात में ठहर जाती। रात को पूरा गुट मिलकर सैर सपाटे को निकलता, कभी सिनेमा, कभी नाच गाना, कभी पिकनिक। पिकनिक होती तो सब मिलकर पॉट लेते, सिगरेट पीते, तंबाकू की नहीं भांग चरस की। यूं हॉस्टल में लड़कियां लेती थीं, पर पिकनिक पर लेने का मज़ा कुछ और था। कुछ लड़कों ने भारी किस्म के ड्रग, एसिड आदि का भी प्रयोग किया था, पर हम लड़कियां भी उनसे अछूती थीं। क्यों हम वो लेते थे उसकी कोई सफाई नहीं है, बस फैशन, नकल, माँ पिताजी को धोखा देने का थ्रिल, कुछ भी कह लो। कभी कभी मैं अकेले भी किसी लड़के के साथ डेट पर जाती थी, पर अधिकतम हम गुट बनाकर घूमते फिरते थे। यूं पॉट लेने के बाद गुट में होना या अकेले होना एक ही बात थी। एक दिन, उस दिन मीना क्षण भर के लिए चुप हो गई। अब तक मनोज अनमने तौर पर सुन रहा था। उसके दिमाग का बड़ा अंश लिफ्ट से छुटकारा पाने की समस्या पर विचार कर रहा था, पर मीना का स्वर धीरे धीरे उत्तेजित होता जा रहा था। अब उसे लगा चरम स्थिति आ गई है। वो उठकर बैठ गया। एक दिन मीना ने फिर कहना शुरू किया, हम लोग जुहू तट पर पिकनिक के लिए गए। पॉट की बीड़ी एक से दूसरे के पास घूमने लगी और हम उसमें मस्त हो गए। उस दिन शायद मैं हमेशा से ज़्यादा कश लगा गई। दिमाग एकदम हल्का हो गया। मन करने लगा कपड़े उतार फेंकूं, नाचूं गाऊं, लहरों पर छलांग लगाऊं, बाहें फैलाकर चांद तक उड़ जाऊं। चलो पानी में कूद पड़ें, मैंने चिल्लाकर कहा और कुर्ते के बटन खोलने लगी। तभी पास बैठे लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसा कर मेरे कान में कहा, असली थ्रिल चाहिए तो चलो मैं दिखाऊं। क्या? मैंने पूछा। एकदम नई चीज़। दिखाओ? यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो दूसरी तरफ। ठीक है चलो। उसने इशारे से अपने साथी को बुलाया और हम तीनों उठ गए। बाकी लोग बीड़ी में तल्लीन थे। फिर भी एक ने पूछा, कहाँ चले भाई, तुम्हारी बारी आने वाली है। जरा घूम कर आते हैं, वो लड़का बोला और हम चल दिए। कुछ दूर हम चुपचाप चले। चले क्या, कभी चले तो कभी दौड़ पड़े और कभी बालू में लौट गए। तट पर और कोई था नहीं, काफ़ी अंधेरा हो चला था। सहसा वो रुक गया, जेब से एक गोली निकाली और मुझसे बोला, ये देखो, खाओगी तो हवा में उड़ जाओगी। सच? बिल्कुल। तो दो। ऐसे नहीं, पहले अपने कपड़े उतार दो। क्यों? पूरा मज़ा लेने के लिए। गोवा के केलनगूड बीच पर हिप्पियों की तस्वीर देखी है ना? दूसरे लड़के ने हंसकर कहा। बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी। मेरा मन पहले ही उत्तेजित था। मैंने कुर्ता और बेल बॉटम और फिर ब्रा उतार फेंकी। लो, पर एक किस देना होगा, उसने गोली मेरे हाथ पर रखते हुए कहा। जरूर, मैंने कहा।
छोटी सी गोली में बिना पानी के आसानी से निगल गई। उसने मुझे बाहों में घेर लिया और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। तभी पीछे से दूसरे लड़के ने आकर मेरे हाथ कसकर पकड़ लिए और खींचकर मुझे पटक दिया। मेरे साथ मेरा मुंह थामे थामे वो भी नीचे आ गिरा। इससे पहले कि मैं समझ पाऊं कि हो क्या रहा है, वो मेरे भीतर प्रविष्ट हो चुका था। मेरी आधी चीख को उसने मेरे मुंह के भीतर अपना मुंह अड़ाकर रोक दिया। मुझे सांस आनी बंद हो गई। मैं बंधे हाथ पांव मारकर उसे छुटकारा पाने और सांस लेने की निष्फल चेष्टा करती रही। आखिर जब वो उठा तो मैं भी झटके के साथ उठ बैठी और जोर जोर से सांस लेने लगी। क्यों, मज़ा आया? उसने पूछा। पहली बार क्या आएगा, अब देखना, दूसरे लड़के ने कहा। मैं उठकर खड़ी हो गई। सिर उड़ा जा रहा था। सब कुछ जैसे कुछ अधिक गहरा, रंग बिरंगा, चमकदार, अधिक चुभता हुआ लग रहा था। सहसा मुझे लगा पूरा रेतीला तट जंतु की तरह बदन फड़फड़ा रहा है। पहले वो फैला, फिर सिकुड़ गया, फिर हर वस्तु 3 नहीं 4, 6, 9 डायमेंशंस की हो गई। जो अभी अभी गुजरा था जैसे किसी और के साथ हुआ था। मैं अपने शरीर से बाहर थी और मेरे शरीर का हर रोम जैसे होंठ लिए मुझे चूम रहा था। पूरी देह अपूर्व पुलक से कांप रही थी। मैंने एक बार इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर तीव्र हंसी के साथ बाहें फैलाकर सीधे दौड़ गई। दूसरे लड़के ने मुझे थाम लिया और खड़े खड़े मुझे बाहों में उठा लिया, जिससे उसके होंठ मेरे वक्ष पर टिक गए। मेरा शरीर हवा में उठ गया, कुछ दूर बहा, गिरा और फिर दूने वेग से हवा में उठ गया। मैं बादल की तरह उड़ रही थी, बिखर रही थी और फिर सिमट कर उड़ने को तैयार हो रही थी और फिर यूं ही चलता गया। मैं बेकाबू, बेपर्दा, बेहया अपने आवेग का चीख चीख कर प्रदर्शन करती रही। एक लड़का मुझे प्यार करता रहा और दूसरा मेरी मदहोश अतिरंजित प्रतिक्रियाओं पर हंसता रहा। ऐसा 3-4 बार हुआ, जब तक गुट के 1-2 लड़के हमें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। आखिर गोली की मादकता पर शरीर की थकावट ने काबू पा लिया और मैं बेहोश हो गई। मनोज मीना की कहानी के अलावा सब कुछ भूल चुका था। उसकी आंखें इतनी तल्लीनता से मीना पर टिकी हुई थीं कि अंधेरे में वो उसे स्पष्ट देख रहा था। कम से कम उसे लग ऐसा ही रहा था। मीना के चुप होने पर उसके सूखे होंठ फड़फड़ाए और शब्द निकला, आगे। जैसे कोई कहानी सुना रहा हो बस। जो वो कह रही थी इतना काल्पनिक लग रहा था कि सिवा कौतूहल के और प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। तब तक शायद उनका भी नशा उतर चुका होगा। मीना ने कहना शुरू किया, मैं नहीं जानती, उसी बेहोशी में वे लोग मुझे कपड़े पहनाकर मेरे घर ले गए। माँ पिताजी से यह कहकर कि मैं ड्रग खाकर बेहोश हो गई थी, मुझे उनके हवाले कर दिया। सुनकर उन पर क्या पहाड़ टूटा होगा अनुमान लगा सकती हूँ, पर असली बिजली तब गिरी जब डॉक्टर ने आकर बतलाया कि मेरा कौमार्य नष्ट हो चुका है। उनके लिए वो मेरी मौत से ज़्यादा दुखदायी रहा होगा। उससे उनके जीवन लक्ष्य की मौत हो गई। एक साथ 2-2 जाने गईं। डॉक्टर ने ड्रग छुड़वाने के लिए कई इलाज बतलाए, अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया, मनोचिकित्सक को दिखलाने की राय दी, पर जो इलाज उन्होंने किया वो एकदम सीधा साधा था। एक बार लात घूंसों से अच्छी तरह मरम्मत करके मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। 15 दिन तक दरवाज़ा सिर्फ खाना देने के लिए खुलता था। खाने के साथ माँ 2-3 लातें जमा जाती। वैसे खाना मैं खा नहीं पाती थी। मुंह का स्वाद जाने कैसा मीठा मीठा रहता। हरदम यही लगता किसी ने मेरा सिर पानी के नीचे दबा रखा है। नाक मुंह कहीं से सांस नहीं आ रहा। दम घुट रहा है, दम घुट रहा है, मैं चिल्लाती रहती। पता नहीं कितने दिन मैं गोली के लिए रोती कलपती रही, अंगुलियों के नाखून तक चबा डाले। बस माँ की मार से कुछ राहत मिलती थी, तभी चक्कर खाता कमरा स्थिर हो पाता और सिर पर पानी का दबाव कुछ कम मालूम पड़ता। शरीर पर चोट का दर्द घुटन के एहसास को कुछ देर के लिए भुला देता। धीरे धीरे पॉट या गोली की तमन्ना का जोश कम होने लगा। मैं गहरी नाउम्मीदी में डूब गई। दरवाज़ा खुल गया, पर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, न इच्छा। मैं निढाल सी वहीं कमरे में पड़ी रहती। कॉलेज छुड़ा दिया गया था। माँ हरदम परछाई की तरह मेरे साथ लगी रहती। घर पर काम रहने पर खींच तान कर कभी साथ ले लेती, पर घर से बाहर मैं कभी नहीं निकलती, अधिकतर कमरे से ही नहीं। 2-3 महीने ऐसे ही बीते।
फिर मेरी शादी की बातचीत शुरू हो गई। सब कुछ लौट आया वहीं का वहीं, बस मैं मर चुकी थी। अब माँ ने मुझे मार मार कर खिलाना शुरू किया। पिछले महीनों में मेरी हड्डियाँ निकल आई थीं। एक कंकाल से भला कौन शादी करता। मैं बिना इच्छा, बिना स्वाद, बिना भूख खा लेती, पर मेरा शरीर जैसे काठ हो गया था। कुछ महसूस ही नहीं होता था। महसूस होती तो बस घुटन, अनंत घुटन। माँ जो जली कटी सुनाती, मेरे कान सुन लेते। जो दो चार हाथ मारती, मेरा बदन सह लेता। मुझे चोट तक नहीं लगती। फिर एक दिन तुम आए और मुझे पसंद कर लिया। मीना हल्के से हंसी और कहने लगी, माँ कहती जरूर थी, चुड़ैल खाती क्यों नहीं, सारी उम्र क्या हमारी छाती पर मूंग दलेगी। इन हड्डियों को लेकर कोई चाटेगा क्या। पर मैंने सोचा नहीं था कि हड्डियों पर मांस आने पर एक दिन सचमुच विवाह होगा। उस दिन सजा धजा कर माँ ने जब तुम्हारे सामने ला खड़ा किया, तब भी नहीं सोचा कि मुझे कोई पसंद कर सकता है। उस रात जब माँ ने कहा चलो इसका बेड़ा पार हो गया, तो मैं बहुत घबरा गई। माँ चाहती थी जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाए, इससे पहले कि कोई तुम्हें अफवाह छू जाए। तुम बम्बई के नहीं थे, लड़की देखने वहाँ आए थे, इसलिए पता चलने का डर कम था। माँ पिताजी के अलावा एक डॉक्टर ही उस बात को जानता था। जहाँ तक लड़कों का सवाल था, वे खुद उस पर पर्दा डालने को लालायित रहे होंगे। पर शादी की बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं चिल्ला दी। तब क्या हमारा खून पिएगी। माँ चीखीं। प्लीज़ माँ, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं कुछ काम कर लूँगी, प्लीज़। क्या काम करेगी। कुछ भी, प्लीज़ माँ, शादी कराकर मुझे मत मारो, प्लीज़। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। चल हट। माँ ने हाथ छुड़ाकर मुझे जोर का धक्का दिया। माँ, मैं आर्तनाद कर उठी। माँ की बच्ची। माँ पागल हो उठी। मेरे कपड़े नोच नोच कर फाड़ डाले और लात पर लात मारने लगी। साथ साथ चीखती गईं, ले जाओ इसे, किसी को बेच आओ, वहीं अपनी इज्जत बेचकर खाएगी। देह पे पड़ रही लातों ने मेरे सोए शरीर को जगा दिया। मैं चीख रही थी, उस पर क्रूरता में मजा भी आ रहा था। इस सब की क्या ज़रूरत है। आखिर पिताजी का ठंडा स्वर सुनाई दिया, इसे सामने वाली अलमारी में बंद कर देते हैं, जब तक नहीं मानेगी वहीं बंद रहेगी। चल। माँ मुझे खींचने लगीं। जब दम घुटेगा अपने आप सीधे रास्ते आ जाएगी, पिताजी कहते गए। नहीं, मैं चीख पड़ी। घुटन मुझे बर्दाश्त नहीं थी। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। और शादी हो गई। कटघरे में एकदम सन्नाटा हो गया। मनोज का दिमाग इतनी तरह की बातों में उलझा हुआ था कि कोई बात उसकी जबान पर नहीं आई। मीना कहानी ख़त्म कर चुकी थी, पर उस सन्नाटे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने फिर कहना शुरू कर दिया। मेरा शरीर जानता ही नहीं था प्यार क्या होता है। जानता था तो बस चोट, दहशत और घुटन। सबसे ज़्यादा घुटन वही हरदम मुझे महसूस होती थी। और सब बातों को ठेल कर एक बात अब मनोज के दिमाग में चीखने लगी। फिर रात क्या हुआ था, अभी बीती रात। पर उसने कहा कुछ नहीं। कल रात मीना ने जैसे कही बात का उत्तर दिया। मौत की दहशत ने मेरा शरीर झिंझोड़ कर रख दिया। मैं सब कुछ भूल गई, उससे घबरा कर तुम्हारे पास शरण ली। पर तुम्हें पाकर मेरा शरीर ही नहीं जगा, मैं जाग गई। मैं प्यार कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ। तो ये सच है, मनोज ने धीमे धीमे कहा। हर औरत बलात्कार चाहती है। नहीं, हर औरत पर बलात्कार होता जरूर है, पर वो चाहती नहीं। चाहता तो पुरुष भी नहीं। दोनों हृदय की गहराई से प्यार चाहते हैं, पर वो मिलना क्या इतना आसान है। ज़्यादातर लोगों के हिस्से में यही आता है जिसे बलात्कार कहना उचित है। मनोज अभी भी गड़बड़ाया हुआ था। वो चुप रहा। मैं भी यही चाहती हूँ, मीना ने फिर कहा। मरने से पहले एक बार तुम मुझे प्यार करो, मैं भी करूँ, बिना किसी दहशत, ज़बरदस्ती या डर के। तब मैं कह सकूँगी मैं प्यार करती हूँ। मनोज चुप रहा। पर मीना ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब शायद तुम नफरत के मारे नहीं कर सकोगे। कुछ देर चुप्पी रही। फिर टॉर्च जलाकर मनोज ने उसकी नग्न देह को ध्यान से देखा। कुछ देर में वो दोनों नष्ट हो जाएंगे। फिर न वो हंसेगा, न रोएगा, न खाएगा पिएगा, न प्यार करेगा, न नफरत। कुछ घंटे और हैं, चाहे नफरत में बिताओ चाहे प्यार में। उसने अपनी नज़र उसके पूरे शरीर पर घुमाई। गर्दन, वक्ष, सपाट फैला पेट, टांगें। एक औरत, प्यार के लिए बनी एक औरत, और वो एक पुरुष, बस एक पुरुष। समय आया और गुजर गया। शेष हैं वे दोनों, एक वो पुरुष
और एक वो औरत, काहे की नफरत। मौत से पहले थोड़ी सी जिंदगी। उसे अपना शरीर कसता हुआ मालूम पड़ा और कुछ सोचने से पहले वो उस पर टूट पड़ा। गहरी परितुष्टि से भर उठा था कि कटघरा रोशनी से जगमगा उठा और लिफ्ट झटके के साथ ऊपर चढ़ने लगी। घबरा कर दोनों खड़े हो गए और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। फिर एक साथ दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। ऊपर पहुंचकर लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही खन्ना ने दौड़कर मनोज को छाती से लगा लिया। 5-6 लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मुबारक हो, बच गए, मुबारक हो, सबने एक साथ कहा। अरे भाई, पानी वानी पिलवाओ, खन्ना ने पुकारा। नहीं, पहले जरा। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हुआ क्या था? बाथरूम से लौटकर मनोज ने पूछा। फिर तो हर एक के पास कहने को कुछ था जिसे वो जल्दी जल्दी सुनाने लगा। अरे यार, भूचाल आया था, भूचाल, महेश्वरी बोला। और भूचाल भी कैसा, पूरा शहर तहस नहस हो गया। बस ये डैम सुरक्षित बचा है। हम लोग डैम के अंदर थे इसलिए बच गए, वरना। गुप्ता बतलाने लगा तो शर्मा बीच में बोला। सहगल के दोनों बच्चे ख़त्म हो गए और बीवी अस्पताल में पड़ी है। मैं पहुंचाकर आया था, फिर सोचा डैम का पता कर लूं। सहगल तो पगला उठा है एकदम। भगवान का शुक्र है मेरे बीवी बच्चे दिल्ली गए हुए हैं, वरना मैं यहाँ होता, वहाँ शहर में उन पर न जाने क्या गुजरती। गुप्ता बोला। मीना जी, आप ठीक हैं ना? उन्हें उसका ख्याल आया। किसी चीज़ की दरकार तो नहीं? महेश्वरी ने पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मीना ने दृढ़ स्वर में कहा। लिफ्ट कैसे चली? मनोज ने पूछा। जनरेटर चलाया, उसी से बिजली ली। रात भर यही सब करते रहे, खन्ना ने कहा। तुम किसी को खबर करके क्यों नहीं गए थे? हो सकता था पता ही न चलता और हम लिफ्ट चलाने की कोशिश ही न करते, गुप्ता ने कहा। 2 बजे तक हम डैम का जायजा लेते रहे, फिर जनरेटर की तरफ ध्यान गया, महेश्वरी कहने लगा तो खन्ना बोला। हम शहर के हालात मालूम करने यहाँ से चलने ही वाले थे कि लिफ्ट मैन ने बतलाया रात तुम लोग नीचे गए थे। मैं सुबह यहाँ पहुँचा तो देखा ये सब तुम्हारी फिक्र में है, शर्मा ने कहा। गनीमत हो गई भाई, डैम को नुकसान नहीं हुआ, वरना बाहर बुरा हाल है। शर्मा से सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं कौन कौन घायल पड़ा होगा, बचाव का काम चल रहा है, शर्मा बोला। मैं तकदीर से बाहर निकल आया तो देखा सहगल बेचारा अकेला 3-3 को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी मदद की पर बचा कहाँ पाए। उसने लंबी सांस खींची। डैम के नुकसान का अभी पूरा क्या पता, कुछ ठहर कर पता लगेगा, महेश्वरी ने कहा। अधिक नुकसान नहीं हुआ ये तो लगता है। कहीं कहीं दरारें आ गई हैं, पानी भी भीतर आया होगा पर खास नुकसान हुआ नहीं, गुप्ता ने कहा। उनकी बातों से मनोज समझ गया कि वे सब शिफ्ट इंजीनियर 6 से 2 की ड्यूटी पर डैम के भीतर थे। भूचाल आने के बाद उसकी देखभाल में लगे रहे और 2 बजे घर भी नहीं गए। घर क्या, गेस्ट हाउस जिसमें वे सब शादीशुदा युवक इंजीनियर रहते थे। आजकल मनोज और मीना भी वहीं टिके हुए थे घर अलॉट होने तक। इन्हीं लोगों की मौजूदगी और मेहनत से वे बच पाए हैं। तुम्ही लोगों की वजह से हम बच गए, उसने कृतज्ञता से कहा। हमारी क्या, भगवान की वजह से बच गए तुम, उसी ने मारा और उसी ने बचाया, शर्मा उदास कंठ से बोला। फिर उसे सहगल के बीवी बच्चे याद आ गए। कोयना में पहले कभी भूचाल आया है? मीना ने पूछा। सुना तो नहीं, महाराष्ट्र का ये इलाका सीस्मिक बेल्ट में नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, महेश्वरी ने कहा। इसी से तो नुकसान भी ज़्यादा हुआ, शर्मा ने कहा। बचाव के लिए क्या करें किसी को मालूम नहीं था। बांध से बाहर आने पर मनोज और मीना ने समझा क्या कुछ हो गुजरा था। लगा विनाश चंडी ने अपने पैरों के नीचे मसल कर तमाम शहर को चकनाचूर कर दिया था। छोटी सी जगह थी कोयना, बांध से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ एक पक्की इमारतें ही उसे नगर का रूप देती थीं। अब वे तहस नहस हो चुकी थीं, बचा था सिर्फ मलबा। सामने छोटी सी पहाड़ी पर वो गेस्ट हाउस था जिसमें वे भूचाल आने से पहले रहे थे। अब वहाँ रहने लायक कुछ नहीं था। छतें ज़मीन चूम रही थीं, खिड़कियाँ और दरवाज़ों के चौखटे शीशे के टुकड़ों और लोहे की तुड़ी मुड़ी छड़ें गड्ढ-मड्ढ नीचे खड्डे में पड़ी थीं। ऊंची नीची उबड़ खाबड़ खड़ी कुछ दीवारों के बीच जहाँ तहाँ एकाध खिड़की बूढ़े के मुंह में दांत समान हिल रही थी। कुदाले थामे मजदूर खुदाई में लगे थे। पास ही एम्बुलेंस खड़ी थी। इस मलबे के नीचे माल असबाब ही नहीं, देह और जीवित घायल शरीर भी दबे हैं।
एक धक्के के साथ मीना ने समझा और ये भी कि अब वो बिल्कुल आज़ाद है। कैद से ही नहीं, माल असबाब से, पुराने साजो सामान से, पुरानी स्मृतियों से हो सके तो नई जिंदगी शुरू कर सकती है, एकदम नई जिंदगी। उसने कसकर मनोज का हाथ थाम लिया। भावावेश से कांपते स्वर में कहा, लगता है लिफ्ट की ही नहीं, जिंदगी की कैद से निकल आई हूँ। और मनोज सोच रहा था, यहाँ तक तो ठीक है, पर अब सवाल मौत का नहीं, जिंदगी का है। क्या मैं इसकी पिछली जिंदगी के शिकंजों से बरी रह सकूंगा? इस औरत के साथ जी सकूंगा? अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी कितनी कैदें। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगी। मैं इन यादगार कहानियों को पुस्तकों से निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, तो आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।